नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हस्तलिखित नोट्स। भारत का संविधान। संविधान वह लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया। संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनका बंटवारा इस प्रकार से था: 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से, 93 सदस्य देशी रियासतों से, 4 सदस्य कमिश्नरी के 4 प्रांतों से जैसे दिल्ली, सदस्यों का बंटवारा कैसे किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। माउंटबेटन योजना। 3 जुलाई 1947 की योजना के तहत जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की स्थापना की गई तो भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। 229 तो प्रांतों से और इसमें 70 देशी रियासतों से। संविधान सभा के निर्माण के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिनमें प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों की प्रारूप समिति थी। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान सभा की प्रारूप समिति। इसके बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे इसके एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे के एम मुंशी, 5वें मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे डीपी खेतान। वर्ष 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णमाचारी, 7वें एन माधव राय। महत्वपूर्ण संविधान समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहली है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरी है कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी। तीसरी है संघ संविधान या संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथी है मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5वीं प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति और झंडा समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6ठी अल्पसंख्यक उप समिति। इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। 7वीं है सदन समिति। इसके अध्यक्ष थे P पट्टाभी सितार मैया। 8वीं वित्त एवं स्टाफ समिति। इसके अध्यक्ष थे
एन सिन्हा। अब हम संविधान सभा से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन अध्यक्ष के हस्ताक्षर करने के समय केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि वर्ष 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्रता दिवस मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान संविधान में 450 तो अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जगजीवन राम श्रम। लियाकत अली खां वित्त। आसफ अली रेलवे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। पहला, भारत शासन अधिनियम 1935। अधिकतम स्रोत प्राप्त करें, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए अधिकतम स्रोत प्राप्त किए। दूसरा है ब्रिटेन से संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति का पद। तीसरा है अमेरिका से प्राप्त किए प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं शक्तियाँ। चौथा है कनाडा से प्राप्त किए संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति। पांचवा आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। छठा जर्मनी से प्राप्त किया आपातकालीन उपबंध। सातवां है सोवियत संघ रूस। मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। आठवां है फ्रांस। गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श। नवा ऑस्ट्रेलिया, इससे प्राप्त किए हैं समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 10वां है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 11वां है जापान, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। संविधान की प्रस्तावना।
संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका में संविधान के मूल आदर्शों एवं उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन है। प्रस्तावना या उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। अब हम प्रस्तावना देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान के भाग। भाग 1 संबंधित अनुच्छेद है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 समाप्त कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में है पंचायतें, अनुच्छेद 243 का से ण तक। 9 का में है नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 से ये तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 तक। भाग 13 राज्यों के भीतर व्यापार, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। 14 का अधिकरण, अनुच्छेद 323 का। भाग 15 इसमें है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 प्रकीर्ण,
अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 तक। संविधान की अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची, वेतन भत्ते और पेंशन आदि। तृतीय अनुसूची, शपथ। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्य और संघ शासित प्रदेशों का। पांचवी अनुसूची, एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं जो निम्न है। प्रथम है संघ सूची। इसमें दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100। राज्य सूची, इसमें दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची, इसमें दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं। मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। आठवीं अनुसूची, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से इस सूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। 9वीं अनुसूची, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। राज्य सरकार द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख। 10वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ग्राम पंचायतों का उल्लेख। 12वीं अनुसूची, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। नगर पंचायतों का उल्लेख। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्र ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। केसरिया रंग जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक। सफ़ेद रंग जो सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग
जीवन समृद्धि का प्रतीक। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रगान। रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। गायन का समय 52 सेकंड। इस गीत को सर्वप्रथम 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रगीत। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। इस गीत की रचना 1874 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे मूल संविधान कहते हैं। इसमें कुल 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूची और 450 अनुच्छेद है। भाग नंबर 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1, भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ है। नोट, इससे हमें दो बातों का पता चलता है। पहली, इस देश का नाम भारत या इंडिया है। दूसरा, देश की शासन व्यवस्था संघात्मक है। यह व्यवस्था कनाडा से ली है। इसके अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। आर्टिकल 2, जो राज्य पहले से भारत का नहीं है या विदेशी क्षेत्र है, इनको भारत में संसद के द्वारा बनाई गई शर्तों के अनुसार शामिल किया जाएगा। जैसे 1954 में पुदुचेरी, 1961 में गोवा शामिल किया गया। आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3, भारत के किसी राज्य जो कि पहले से मौजूद है के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाएगा। इस कार्य को केवल संसद ही करेगी। किसी राज्य को संघ शासित प्रदेश में या संघ शासित प्रदेश को राज्य में बदलने की जिम्मेदारी भी संसद के पास होगी। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1, 2, 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं होगा। भाग 2, नागरिकता। इसमें ये नागरिकता थी अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक में भारत के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति निम्न शर्तों को पूरा करता है तो वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। नंबर 1, जन्म के आधार पर। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में होता और उसके जन्म के समय उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो ऐसा बच्चा भारत का नागरिक होगा। 2, वंश के आधार पर। यदि किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर कहीं पर हुआ है तथा उसके जन्म के समय उसके माँ बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो तो ऐसा बच्चा भारत का नागरिक होगा। 3, पंजीकरण के द्वारा। यदि कोई विदेशी पिछले 7 साल से भारत में रह रहा है तथा नागरिकता ऑफिस में नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण किया हो तो ऐसा व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है।
चौथा, देशीयकरण के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति पिछले 12 वर्षों से भारत में रह रहा है, भारत के संविधान का सम्मान करता है, राष्ट्रीय झंडे को अपनाता है, भारत के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है, संविधान में दी गई 22 भाषाओं में से किसी एक का जानकार है और अपने मूल देश की नागरिकता त्याग दी हो या त्यागने के लिए तैयार हो, तो ऐसा व्यक्ति प्राकृतिक आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। 5, अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता। यदि किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है अनुच्छेद 11 के अनुसार। अनुच्छेद 11 के अनुसार पहलो नंबर 1, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से नागरिकता का त्याग कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया हो तथा पिछले 7 वर्षों से भारत से संबंध खत्म कर लिए हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। 3, बर्खास्तगी के द्वारा। यदि किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो सरकार ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को छीन सकती है या समाप्त कर सकती है। किसी ने प्राकृतिक पंजीकरण के द्वारा प्राप्त की हो और उसे किसी अन्य देश में 2 साल से अधिक की सज़ा हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता सरकार द्वारा छीनी जा सकती है। भाग 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भाग को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, कोई नियम अथवा कानून ऐसा बनता है जिसके द्वारा किसी नागरिक के या गैर नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो राज्य का हाई कोर्ट या केंद्र का सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकते हैं। नोट, सुप्रीम कोर्ट की इस शक्ति को, जिसमें कि वह कानून को शून्य घोषित करेगा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहलाती है। समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भारतीय नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। संविधान में इसका उल्लेख है। इसी प्रावधान से ओबीसी को 27% का आरक्षण प्रदान किया। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, अर्थात
भारत के सभी नागरिकों को लोक नियोजन के संबंध में समता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 17 भारत में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागीदार होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नाम के आगे पीछे उपाधि सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। 1954 में शुरू किए गए भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इन पुरस्कारों को उपाधि मानने से इनकार कर दिया। 2 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 19 आई वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी बात को या अपने मन के विचार को बोलकर, लिखकर या किसी दूसरे माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। नोट: प्रेस की स्वतंत्रता भी वाक और अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही शामिल होती है। अनुच्छेद 19 सेकंड कोई भी भारतीय नागरिक पूरे भारत में अस्थायी रूप से कहीं भी आ जा सकता है। इसके लिए उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद 19 थर्ड कोई भी व्यक्ति संपूर्ण देश में ज़मीन खरीद कर स्थायी रूप से रह सकता है। अनुच्छेद 19 4 कोई भी भारतीय नागरिक कोई संघ बना सकता है और उसको संचालित भी कर सकता है। अनुच्छेद 19 5 कोई भी भारतीय नागरिक किसी सम्मेलन को आयोजित कर सकता है और उसको संबोधन भी कर सकता है। अनुच्छेद 19 6 कोई भी भारतीय नागरिक ऐसा कोई भी व्यापार कर सकता है जिसे राज्य ने अपने लिए सुरक्षित नहीं रखा है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को एक बार कानून तोड़ने के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही समाप्त कर सकता है। नोट: विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत ने जापान से ग्रहण की है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, अर्थात किसी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार होने वाला गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है और वारंट देख सकता है, और यदि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी व्यक्ति को आतंकवादी गतिविधियों या किसी अन्य देश के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो वहाँ पर अनुच्छेद 22 लागू नहीं होता। 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 किसी भी व्यक्ति को न वस्तु की तरह खरीदा जाएगा और न ही बेचा जाएगा। भारत में बेगार कराना या करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे से किसी भी उद्योग, रेस्टोरेंट, घरेलू कार्य,
नहीं कराए जाएंगे। यदि कोई बच्चा उपरोक्त जगहों पर नियुक्त पाया जाता है तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बच्चों को ऐसी जगह से मुक्त कराएंगे। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार नियमन स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए किए गए खर्च पर कर से मुक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा न प्रदान करने की स्वतंत्रता करता है। 5. अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति के अधिकार। अनुच्छेद 29 इसके अनुसार प्रत्येक अल्पसंख्यक नागरिक को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक अपनी पसंद का कोई शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं और ऐसे शैक्षणिक संस्थानों पर अल्पसंख्यकों का संपत्ति के मामले में मौलिक अधिकार होता है। 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संपूर्ण संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यदि इस अनुच्छेद को संविधान से हटा दिया जाए तो पूरा संविधान रद्दी बन जाएगा। इसके अनुसार जितने भी नागरिक और गैर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यदि उनका हनन होता है तो संबंधित व्यक्ति उसके उपचार के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिलाने से मना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट निम्न 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण। अर्थ है इसका सशरीर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। 2. परमादेश। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई संवैधानिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है या नहीं करता है। 3. प्रतिषेध अर्थ रोकना। यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय या हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर किसी व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाई, फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध रिट के माध्यम से ऐसी सज़ा पर रोक लगा सकता है। 4. उत्प्रेषण अर्थ है स्थानांतरण। यदि कोई कोर्ट अथवा हाई कोर्ट किसी केस में ऐसा महसूस करता है जिसमें कोई कानून की बात छिपी है तो ये न्यायालय ऐसे केस को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा महसूस होता है तो संबंधित केस को अपने यहाँ मंगा सकता है। 5. अधिकार परीक्षा अर्थ है इसका किस अधिकार से। यदि कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसे पद पर वह कार्य करने के लिए वह कानूनी रूप से सही नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट इस रिट के माध्यम से संबंधित व्यक्ति से पूछ सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
इनको आयरलैंड से ग्रहण किया गया है। संविधान के भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। इनका उद्देश्य भारत की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तरक्की को निश्चित करना है। नोट: गांधी जी के विचारों को इस भाग में वरीयता दी गई है, इसलिए इसे गांधीवादी भाग भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें अनूठी विशेषता बताया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। टी कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का स्थायी कूड़ागर कहा है। नोट: 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नए निर्देशक तत्व अनुच्छेद 39 का, 43 का, 48 का और 51 का जोड़े गए। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों को अवाध योग्य बनाता है, अर्थात इनके लागू न होने पर व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। अनुच्छेद 38 नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कल्याणकारी होती है, अर्थात ये लोगों के कल्याण के लिए है। अनुच्छेद 39 राज्य सभी पुरुष और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा तथा सभी महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, अर्थात राज्य सभी को समान न्याय के साथ साथ कानून के संबंध में निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान करेगा। अनुच्छेद 40 राज्य सभी गांवों में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। इस अनुच्छेद को गांधीवादी अनुच्छेद भी कहते हैं। आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बीमारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 42 राज्य महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करेगा। अनुच्छेद 43 राज्य कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी प्रदान करेगा एवं लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करेगा। 43 का कर्मकारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी। 43 का सहकारी समितियों का गठन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, अर्थात सभी के लिए समान नियम कानून। अनुच्छेद 45 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। नोट: 1 शिक्षा को पहले राज्य सूची में रखा गया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 2 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसे अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति यानी एसटी व एससी व अन्य दुर्लभ जातियों के शिक्षा एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 48 गौ हत्या पर निषेध, कृषि, पशुपालन व अन्य की सुरक्षा। 48 का पर्यावरण का संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगी। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करेगा। भाग 4 अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य रूस से ग्रहण किए गए हैं। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के भाग नंबर 4 का में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। नोट 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक माँ बाप अपने सभी 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराएगा। नोट टैक्स कर देना किसी भी व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151 इसमें आते हैं कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अंग होता, लेकिन कभी संसद में नहीं बैठता। अलावा नई लोकसभा के गठन के समय पहले भाषण एवं बजट प्रस्तुत करने से पहले भाषण। राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 अन्य अंग हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष एवं कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। कार्यपालिका का मुख्य प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54 भारत राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली के आधार पर होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल पदावधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या अर्हताएं। भारत का नागरिक हो, केवल जन्म या प्राकृतिक आधार पर, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, लाभ के पद पर न हो, उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि RBI बैंक में जमा करानी होगी। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर समय से पहले भी हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। यह प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है
एवं राष्ट्रपति को 14 दिनों पूर्व का नोटिस भेजना अनिवार्य है। महाभियोग का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ये 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, अनिवार्य भी है। नोट: यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण खाली होता है तो उपराष्ट्रपति पदभार संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पद का भार संभालता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पदभार संभालता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ: 1. कार्यपालिका शक्तियाँ: केंद्र सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। उसी के नाम से देश की नीतियों का संचालन होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है एवं शपथ दिलाता है, और ये इनके प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के सदस्य एवं भारत के महान न्यायवादी की भी नियुक्ति करता है। एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्गों के लिए एक आयोग का गठन करता है। केंद्र और राज्यों के बीच एवं राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतर्राज्यीय आयोग का गठन करता है, जिसके अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रपति होते हैं। 2. विधायी शक्तियाँ: राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के परामर्श पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके हस्ताक्षर से ही कोई कानून बन सकता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है, सत्र का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को भंग भी कर सकता है। वह लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, उसमें अभिभाषण भी दे सकता है। नोट: संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। नए राज्य निर्माण: राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, या संचित निधि पर भारित व्यय वाला विधेयक। राज्य हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होते हैं। वे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय तथा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति केग, यूपीएससी, वित्त आयोग और अन्य संस्थानों की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत असामान्य स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संघ सूची के विषय पर जारी करता है। संविधान संशोधन के विषय पर जारी नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यक है। अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है।
6 सप्ताह तक जीवित अध्यादेश 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है और लोकसभा विघटन की स्थिति में अधिकतम 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। राष्ट्रपति स्वयं भी 6 सप्ताह से पहले अध्यादेश को वापस ले सकता है, कैबिनेट की सलाह पर। राज्य में राज्यपालों को अनुच्छेद 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 3. राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति प्रदान करता है। किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। इन्हें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कहते हैं। 1. आत्यंतिक वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है, अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है। 2. निलंबनकारी वीटो। इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। नोट: संसद राष्ट्रपति की इस वीटो पावर को निरस्त कर सकता है यदि वह विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज दे। अतः अब राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। 3. जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति न तो विधेयक पर सहमति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, बल्कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। नोट: 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया था। नोट: धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं होती, अर्थात इन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपना निर्णय देना ही पड़ता है। 4. राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक हित के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143 के अनुसार। 5. राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सज़ा को क्षमा करने तथा उसमें संशोधन का अधिकार प्राप्त है। वह मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ में निम्न बातें शामिल हैं। 1. सज़ा को पूरी तरह